गुस्से में बल्लाए लोग मिंटू के पकौड़ों की दुकान को तोड़ रहे थे। कुछ लोगों ने मिंटू को पकड़ा हुआ था। मिंटू के माथे से लगातार खून बह रहा था और वो अपने किए की माफी मांग रहा था। तभी सरपंच मिंटू को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, अरे तना शर्म कौन नहीं आई यो सब करते हुए? तेरा बेशरम कही के हम तेरे पे इतना यकीन कर रहे थे और तू यो सब करने लग रहा था। मैंने सोच के ही उल्टी आने लग रही थे तेरे कारनामे देख के। सारे के सारे थर के कूटो इसने। बेशरम से या बेशरम। सरपंच जी के कहने के बाद तो भीड़ मिंटू को धर दबोच लेती है और जमकर उसकी सुताई करती है। साथ ही अच्छे से उसकी दुकान का और उसका सारा सामान जला देती है। काफी देर के हंगामे के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी मिंटू की पत्नी फाल्गुनी उसके पास आती है और बोलती है, अजी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये अपना घटियापन, ये बेशर्मी छोड़ दो, नहीं तो एक दिन आपको बहुत महंगी पड़ेगी। देख लो आज क्या से क्या हो गया। काश आपने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इतना कहकर फाल्गुनी बड़ी ही मुश्किल से मिंटू को दवा लगाकर खड़ा करती है और उसे घर ले आती है। साथ ही उसकी मलहम पट्टी करती है और अपनी कुछ वक्त पहले की जिंदगी में खो जाती है। मिंटू की हरियाणा के इज्जत नगर गाँव में एक पकौड़े की दुकान थी। पूरे गांव में मिंटू के हाथ के पकौड़े जरूरत से ज्यादा मशहूर थे। ऐसे ही एक दिन गांव की औरत रीता मिंटू की दुकान पर पकौड़े खा रही होती है और खाते खाते हुए बोलती है, रखे बात है मिंटू, आज तक पकौड़े में घना नमक घाल रहा है तू। आयोडीन की कमी होगी के गाँव वाड़िया में? लगता है पसीना ज्यादा मिक्स हो गया। रखे बात होगी, इतना दांत बीच का बोलने लग रहा है। रमन भी बता दे किसे तक कौनी कहती। जी वो पता नहीं दीदी, आज कैसे नमक ज्यादा हो गया। बारिश का मौसम है ना तो नमक गीला रहता है, इसलिए ऊपर नीचे हो गया होगा। यह बात है। चल कोई ना, नमक ज्यादा होया तक के होया, स्वाद तो बढ़िया ले रहा है तू पकौड़िया में। मजा आ गया। घर पे कितनी भी कोशिश कर लो या तेरे जैसे पकोड़े कोनी बनते। ईसा के मिला रह रहा इनमें? कोई स्पेशल मसाला बेसन ला रहा है के? अरे नाना ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा है सारी। अच्छा यह बात है। हमारे पे भी कर दे भगवान इसी कृपा। चल एक काम कर, 1 किलो पकोड़े डाल दे, मैंने रिश्तेदार आ रहे हैं घर में, उन ताई दूंगी। जी अभी देता हूँ। इतना कहकर मिंटू जल्दी से 1 किलो पकौड़े पैक करके रितु को दे देता है और रितु पकौड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फाल्गुनी दुकान पर आती है और मिंटू गले में नोटों को देखकर कहता है, फाल्गुनी इस बार दिवाली पे मैं तुमको 4-5 नई साड़ियाँ और एक सोने का हार दिलाऊंगा। जी मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी और सोने का हार। अरे ऐसी बात क्यों कर रही है? भला हमेशा तो मुझसे कहती थी कि तुझे नई साड़ियाँ चाहिए, गहने चाहिए, अब तू मना कर रही है। कहती थी, लेकिन ये कहती थी कि साड़ी दिलाओ तो अपनी मेहनत के पैसे से दिलाओ, ऐसे बेशर्मी वाले पैसों से नहीं चाहिए। बेशर्मी वाला पैसा? अरे क्या बात कर रही है तू? बेशर्मी ही तो है। लोगों को पता नहीं है कि आप पकौड़े बनाने के लिए अपने पसीने का इस्तेमाल करते हो। गंदे गंदे हाथों से ही पकौड़े तल देते हो। यहाँ तक कि आप बाथरूम में जाते हो तो हाथ तक नहीं धोते हो और उन्हीं हाथों से पकौड़े तल देते हो और बेसन भी घोल देते हो। छी, मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। अरे पगली यही तो राज है हमारे पकोड़े का। अरे अपना पसीना नहीं डालूंगा, गंदे हाथ नहीं लगाऊंगा तो लोगों को स्वाद कैसे आएगा? अरे पूरे गांव में मेरे पकोड़े कितने फेमस है, ये बात तो तू जानती है ना। और अपना मुंह बंद रखना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आ गई बात समझ में? जल्दी से मुझे बेसन दे, खत्म हो गया है पकोड़े का। ये था, अब मैं चाहे किसी से कितनी भी माफी क्यों ना मांग लूं, कोई मुझे माफ नहीं करेगा। सब लोगों की तरह फाल्गुनी भी मिंटू को माफ नहीं करती और उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं देती है। बस अपना पत्नी धर्म निभाते हुए जब तक मिंटू ठीक नहीं हो जाता उसकी देखभाल करती है, जिसके बाद वे उसे हमेशा के लिए छोड़ जाती है। मिंटू की बेशर्मी का काला चिट्ठा